कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर आफ्टर लॉन्ग। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी पहले कि आप लू फैंग को यूनिवर्स मास्टर बनते हुए देखना चाहते थे कि वो किस तरीके से यूनिवर्स मास्टर के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लू फैंग की मास्टर जर्नी वहाँ से शुरू होती है जब जितने भी बाकी के रेसेस थे यूनिवर्स के, उन लोगों ने जॉइंट फोर्सेस करके लू फैंग के ऊपर यानी कि ह्यूमन रेसेस के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया था। एंड ये तब की बात है जब ह्यूमन रेस के अंदर और बाकी के जो कंबाइंड फोर्स अलायंस है उन लोगों के बीच के अंदर एक फाइनल वॉर होना बाकी था। जिस वॉर के कुछ टाइम पहले जब प्राइमल चार सिटी लीडर लू फैंग और बाकी सब लोगों को पोर्ट ऑफ मैसिलियम के अंदर बैठा के किसी और जगह पे लेके जाने वाले थे। प्राइमल चार सिटी लीडर कहते हैं कि ये जो बोट ऑफ मैसिलियम है ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप की चीज़ है। इवन थॉट ये अपने आप को गार्ड करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी इस चीज़ को डैमेज नहीं कर सकता। इस वक्त प्राइमल चार सिटी लीडर बाकी के ह्यूमैनिटी के लीडर्स को लेते हुए और लू फैंग को लेते हुए बोट ऑफ मैसिलियम के अंदर एंटर कर चुके थे। और इस वक्त जो बोट ऑफ मैसिलियम थी वो 1000 ट्रेजर रिवर्स के अंदर फ्लोट आउट कर रही थी। सिटी लीडर इन सब लोगों को यहाँ पे इसलिए लेके आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ लीक हो सके और वो इनको अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जाने वाले थे। फिलहाल इस वक्त डार्कनेस मास्टर, पैगोंग मास्टर और लॉन्ग यांग मास्टर और साथ ही साथ लू फैंग ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिरकार प्राइमल चार सिटी लीडर इन सब लोगों को क्या चीज़ ऐसी दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्राइवेसी के साथ इन लोगों को दिखा रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बोट ऑफ मैसिलियम के अंदर एक जगह पे काफ़ी सारे ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर जो होता है वो गैदर होते हैं, जिसके बाद प्राइमल चार सिटी लीडर स्माइल करते हैं और कहता है फाइनली वो वक्त आ चुका है जब इस टाइम में आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ दिखाने वाला हूँ। और ये ट्रेजर है, हम ह्यूमंस का ट्रेजर है जिसको टीचर ओरिजिन हमारे लिए छोड़ के गया है। इन सारी बातों को सुनने के बाद सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को जानना था कि ऐसे कौन सा ट्रेजर जो कि टीचर ओरिजिन खुद ह्यूमन रेस के लिए छोड़ के गया है। प्राइमल चार सिटी लीडर अपने हाथों को एक्सटेंड करते हैं और जैसे ही वो अपने पाम को खोलते हैं उनके हाथों के अंदर एक छोटा सा पाम यूनिवर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। इस चीज़ को देखने के बाद लू फैंग, पेंगोंग मास्टर और मास्टर डार्कनेस ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कैसी चीज़। ये एक ऐसी चीज़ थी, मतलब एक स्कल्पचर टाइप का कुछ चीज़ था जो कि इस वक्त प्राइमल चार सिटी लीडर के राइट हैंड के अंदर था। और इस स्कल्पचर के अंदर हम लोगों को छोटा सा आर्टिफिशियल हिल, लेक और वुडन हाउस और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती थी। इवन थॉट इसके अंदर पानी और बाकी सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी। ये एक पीस ऑफ आर्ट लग रहा था, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला जो फोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तभी जो पैगोंग मास्टर होता है वो कहता है क्या यही है गार्डिंग वैल्यूएबल जो टीचर ओरिजिन हमारे लिए छोड़ के गए? ये डेफिनेटली कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर नहीं है, तो ये हमारे रेस को कैसे गार्ड कर सकता है? प्राइमल चार सिटी लीडर स्माइल करते हैं और कहते हैं ये तो बस पिट ट्रेलर था। अगर तुम्हें इस चीज़ की असली पावर देखनी है तो मुझे इस चीज़ के अंदर अपनी गोल्डी इम्प्रिंट को डालना पड़ेगा या फिर अपनी गोल्डी पावर्स को इम्प्रिंट करना पड़ेगा, तब ये जो वैल्यूएबल है ये अपनी फुल पोटेंशियल तक आ जाएगा। के बाद जो प्राइमल चार सिटी लीडर होता है वो अपनी गोल्डी पावर्स को बर्न करके इस पाम यूनिवर्स के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इस पाम यूनिवर्स के अंदर उनकी गोल्डी पावर जाती है, सडनली ये जो पाम यूनिवर्स है ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। एकदम से उस पाम यूनिवर्स के अंदर जितने भी माउंटेन्स वगैरह थे वो सब 10,000 किलोमीटर तक लंबे चौड़े हो चुके थे। इवन थॉट वो जो वुडन हाउस था वो भी 100 किलोमीटर टॉल हो चुका था। और इसी के बाद प्राइमल चार सिटी लीडर स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। इसी के साथ ये सब लोग भी अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं लगभग 10 किलोमीटर तक, और सब लोग इस पाम यूनिवर्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। वही इस वक्त पैगोंग मास्टर और ये सब लोग एक हाउस के पास खड़े थे और हाउस के सामने एक हम लोग को लेक देखने के लिए मिल सकता था। वही जो पैगोंग मास्टर होता है वो प्राइमल चार सिटी लीडर से पूछता है कि ये चीज़ है क्या और इस चीज़ की क्या पावर है। तभी सिटी लीडर कहता है कि मैंने अभी तक इस चीज़ के एंग्रेविंग्स को पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं किया है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। इवन थॉट मैं भी अभी तक इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। अगर मुझे इसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक इसको यूज़ करना, इवन थॉट मैं भी नहीं जानता इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, लेकिन स्टिल ये जो मेरी रग्ड बॉडी है वहाँ पे हम लोग को एक और स्कल्पचर देखने के लिए मिल सकता था जिसके हाथों के अंदर हम लोग को एक स्टिक भी देखने के लिए मिल सकती थी। ये कुछ प्राइमल चार सिटी लीडर जैसा ही लग रहा था। वो कहता है कि मेरी ये जो दूसरी वाली बॉडी है, इस बॉडी के सहारे और मेरी खुद की बॉडी के सहारे जब हम दोनों की बॉडीज़ की जो पावर्स होती है वो इक्वल टाइप के अंदर मर्ज होती है, तब जाके कहीं ना कहीं मैं इस वैल्यूएबल को कंट्रोल कर पाता हूँ। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो बेयर फुट बॉडी थी वो चल के आती है और चल के आने के बाद अचानक से वो उस माउंटेन के अंदर मर्ज हो जाती है। और एज सून एज वो उस माउंटेन को टच करती है, वैसे ही जो प्राइमल चार सिटी लीडर होता है वो भी उस लेक के अंदर चले जाता है और एकदम से बूम
इसी के साथ एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, एकदम से आसपास का जो माहौल था वो एकदम से चेंज हो चुका था। अचानक से आसपास जोर जोर की हवाएं आ रही थी, एकदम से काफ़ी सारी पावरफुल इंग्रेविंग्स हम लोग को अपीयर होते हुए दिख सकती थी। आसपास का माहौल इतने ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को ट्रिगर कर लिया हो। एकदम से जो आसमान होता है उसका भी कलर चेंज हो चुका था, पूरी तरीके से वो ग्रीन हो चुका था। वो जो घर था उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रीन कलर की लाइट एमिट हो रही थी और इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और इस ऑरे को देखते हुए जितने भी लोग थे, लू फैंग, डार्कनेस मास्टर और लॉन्गयांग मास्टर, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा अमेज हो चुके थे। वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनॉर्मस सोर्स को फील कर सकते थे पावरफुल के। वो कहते हैं ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो प्राइमल चासिटी लीडर जो कि लेक के बीचों बीच खड़े थे, वो कुछ चीज़ों को याद करते हुए बोलते हैं कि जो मेरे टीचर थे उन्होंने सच्ची में काफ़ी कुछ डिवोट किया है, उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है इन सारे वैल्यूएबल्स को क्रिएट करने के लिए। उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने इस चीज़ को बनाया था, ये माउंटेन, ये लैंड्स, ये लेक, ये वुडन हाउस, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कुल मिला के 36,200 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। इसके ये सारे जो मटेरियल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा एंटिक टाइप के थे, लेकिन इसको बनाने की जो टेक्निक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। देन प्राइमल चासिटी लीडर कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये प्राइमल रूल के अकॉर्डिंग बंधी हुई है पूरी तरीके से, और ये यूनिवर्स ऑपरेशंस लॉ के ऊपर वर्क करती है। ये जो पाम यूनिवर्स है इसे आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन समझ सकते हो मिनिएचर यूनिवर्स का। प्राइमल चासिटी लीडर कहता है कि ये जो पाम यूनिवर्स है ये दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टॉप टायर लेवल 6 के अटैक्स को क्रिएट कर सकता है। प्लस ये जो चीज़ है ये लगभग लगभग 1 स्क्वायर लाइट ईयर तक का डिस्टेंस को अपने एरिया को कवर कर सकती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल चीज़ लग रही थी। इवन डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर से भी ज़्यादा इंक्रेडिबल, क्योंकि एक ऑर्डिनरी डोमेन सुप्रीम ट्रू ट्रेजर जो होता है वो बस अपने डोमेन के अंदर अटैक कर सकता है। और इवन थॉट जो यूनिवर्स मास्टर है वो लोग भी उस डोमेन ट्रू ट्रेजर के थ्रू टॉप टायर लेवल 6 का अटैक नहीं क्रिएट कर सकते थे जब वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर ऑल एक डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर का काम ये होता है कि वो सामने वाले अपोनेंट को सप्रेस करे अपने ऑरा के कारण। सो ये अटैक डिफेंस वगैरह ये सब उसके काम नहीं होते, ये बस सामने वाले की पावर को कमज़ोर करता है। लेकिन स्टिल काफ़ी सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बाकी के ट्रू ट्रेजर्स को इस्तेमाल करते हुए एक टॉप टायर लेवल 6 का अटैक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और ये भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो प्राइमल चासिटी लीडर ने कहा था कि वो लगभग लगभग 2 बार अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक साथ वो 2 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को आराम से संभाल सकते हैं एकदम उनकी फुल पोटेंशियल के साथ। प्राइमल चासिटी लीडर कहते हैं कि एक सिंप्लीफाइड मिनिएचर यूनिवर्स है, एक बार अगर कोई इस मिनिएचर यूनिवर्स के एरिया के अंदर हो तो मैं उस इंसान को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी को भी टारगेट करके किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ बस अपने एक सिंगल थॉट्स के ज़रिए। इवन अगर इसके एरिया के अंदर कोई चाह रहे तो मैं किसी भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेन भी फील करा सकता हूँ और इस पेन से वो जल्दी से बाहर भी नहीं आ सकते। इवन थॉट अगर वो इसके रेंज के बाहर जाना चाहे तो उस वो चीज़ करने के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी और वो इतना आसानी से इसके रेंज के बाहर भी नहीं जा सकते। कोई कहते हैं कि यूनिवर्स ओशन के अंदर तो ये बस टॉप टायर लेवल 6 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा ये पावर जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर इसे इसकी फुल पोटेंशियल तक इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा यूज़फुल होगा ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। टीचर ओरिजन ने इस चीज़ को बनाया था ताकि वो अपने रेस को गार्ड कर सके। इस वैल्यूएबल के मदद से इवन 2 से 3 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी लॉसेस सफ़र कर सकते हैं, अगर वो एक साथ भी अटैक करें फिर भी हम उनको रोक सकते हैं इस चीज़ के मदद से। गाइस अगर आप पहले की कंपैरिजन में देखो तो ये जो चीज़ है ये सच्ची में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ की मदद से आप 2 से 3 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को रोक सकते हो। और डेफिनेटली एक रेस के अंदर एक ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर रहता था पुराने टाइम के अंदर, इवन अभी के टाइम में मुश्किल से 1 से 2 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। आप ह्यूमैनिटी के अंदर ही देख सकते हैं, यूज के अलावा पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर कोई भी दूसरा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं है। अभी तो वो बात अलग है कि बाकी सारे रेसेस मिलके इतने सारे रेसेस हो चुके हैं कि उनके पास कम से कम 10 से 12 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई अकेला रेस या फिर 2 से 3 रेस भी मिलते हुए एक साथ अटैक करे तो आराम से ह्यूमैनिटी संभाल सकती थी पहले की कंपैरिजन के अंदर। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी रेसेस है वो सब एक साथ मिलके ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। फिलहाल के करंट सिचुएशन के अंदर लू फेंग समझ चुका था कि ये जो चीज़ है ये एक मशीन टाइप का ट्रू ट्रेजर है,
इनफैक्ट ये शिवू विंग्स और बाकी सब चीज़ों की तरह ही काम करती है। जो लो फैंग की शिवू विंग्स थी वो भी एक मशीन टाइप टू ट्रेजर था और वो काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलके बनी थी। इवन अगर देखा जाए तो ये लू फैंग की शिवू विंग से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। लू फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और इवन काफ़ी ज़्यादा शॉक भी था। ऑफकोर्स ये जो पाम यूनिवर्स है ये स्टिल एक लो टायर की मशीन टाइप वैल्यूएबल थी, लेकिन स्टिल ये कुछ कुछ एशियन सिविलाइजेशन के लेवल की थी। स्टिल अगर आप स्ट्रक्चर के मामले में देखो तो शिवू विंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। वही ये जो पाम यूनिवर्स था ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इवन ये प्राइमल चॉ सिटी लीडर की उनको दो दो बॉडी यूज़ करनी पड़ती थी इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए। जिसको देखने के साथ साथ जितने भी यहाँ पे लोग थे वो सारे काफ़ी ज़्यादा अमेज थे। तभी जो पैगोंग मास्टर होता है वो कहता है कि एक आसमान, एक ज़मीन और एक दिल, ये सब मिलके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर जनरेट करता है। वही डार्कनेस मास्टर भी कहता है कि डार्कनेस, लाइट और ओरिजिन सच्ची में काफ़ी ज़्यादा भयानक टाइप का मिलाव है। वही लो फैंग भी इन सब चीज़ों को देख रहा था। वो देख सकता था कि टाइम एंड स्पेस को कंबाइन करने के बाद एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिनीचर यूनिवर्स को बॉर्न किया गया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो लो फैंग था वो पता नहीं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड सा फील कर रहा था। चारों तरफ से हम लोगों को गोल्डन लाइट देखने के लिए मिल सकती थी। एकदम से काफ़ी सारे थॉट्स लो फैंग के मन के अंदर आने लग जाते हैं। जब से लो फैंग एक नाइट लेवल के अंदर आया था तब से ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में नहीं हिट कर रहे थे। पता नहीं अचानक से उसे मन करता है कि वो अपना ब्रेक थ्रू कर ले। अभी अचानक से लो फैंग अपनी मुंडी ऊपर करता है और स्माइल करता है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्राइमल चॉ सिटी लीडर होता है वो अपना ज्ञान फैलाना कंटिन्यू रखता है और वो इसकी काफ़ी सारी प्रोस और कॉन्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा बस जो कॉन है वो ये है कि इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मुझे अपनी दोनों बॉडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है और डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। ये जो टाइम था यहाँ का जो स्पेस और टाइम था वो पूरी तरीके से पाम यूनिवर्स के कंट्रोल के अंदर था और वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली आइसोलेट था बाहर के वर्ल्ड के कंपैरिजन के अंदर। अचानक से जितने भी यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर थे वो एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। वो अपने आसपास देखते हैं, जब वो लो फैंग को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि सडनली कोई रियलाइज़ करता है कि जो लो फैंग है उसके साथ कुछ तो सही नहीं है। क्योंकि पहले जो लो फैंग था वो स्माइल कर रहा था, लेकिन बाद में उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और तब से लेके अभी तक उसने अपने आंखों को नहीं खोला और साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज ऑरा निकल रहा है। एकदम से सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट करने लग जाते हैं। तभी जो डार्कनेस मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हैं और कहता है कि तुम सब लोग अपना मुंह बंद रखो और लू फैंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। भी जितने भी ह्यूमन रेस के मेजोरिटी लोग थे उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि जो लू फैंग है वो बस एक यूनिवर्स नाइट है। लेकिन डार्कनेस मास्टर इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था। डार्कनेस मास्टर को लगता है क्या क्या लू फैंग अपना ब्रेक थ्रू अचीव कर रहा है इतना जल्दी, ये कैसे हो सकता है करके डार्कनेस मास्टर काफ़ी ज़्यादा वंडर्ड हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इवन डार्कनेस मास्टर नहीं, प्राइमल यूनिवर्स या फिर प्राइमल जो सिटी लीडर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर से डिस्टेंस से देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अमेज फील कर रहे थे। चार सिटी लीडर इस वक्त लू फैंग को काफ़ी ज़्यादा प्राउडनेस के साथ देख रहे थे। वो फील कर सकते थे कि उनका ही जो डिसाइपल है वो जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। डेफिनेटली अगर लू फैंग ब्रेक थ्रू करता तो ये प्राइमल चार सिटी लीडर के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात होती। प्राइमल चार सिटी लीडर कहता है कि लू फैंग जो था वो ऑलरेडी कैपेबल था, बस एक वो यूनिवर्स नाइट था उसके बाद भी वो सीक्रेट टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता था जो कि ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल के ऊपर हो और उसका जो लॉ कॉम्प्रहेंशन था वो भी ऑलरेडी अल्टीमेट लिमिट तक रीच कर चुका था, मतलब उसके बॉटम नेक तक हिट कर चुका था। उसके अलावा लू फैंग ने हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड को भी कॉम्प्रहेंड किया था कुछ टाइम पहले ही। इवन थॉट लू फैंग काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों से मिला था जिसके कारण उसका जो एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लू फैंग का जो दूसरा अवतार था वो कॉन्स्टेंटली कल्टीवेट कर रहा था ऐसी कल्टीवेशन स्पेस के अंदर जहाँ का जो टाइम रेट है वो लगभग 10,000 टाइम वेलोसिटीज़ के साथ रन करता है और वहाँ पे लू फैंग काफ़ी सारे सालों से था। इवन थॉट जो लू फैंग था उसने काफ़ी कुछ कल्टीवेट कर लिया था, काफ़ी कुछ पा लिया था और जल्दी लू फैंग अपना ब्रेक थ्रू भी करने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लू फैंग का ब्रेक थ्रू कब होगा। और फाइनली सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो लो फैंग का ब्रेक थ्रू है वो अभी किसी भी वक्त हो सकता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से फील कर रहे थे। इवन थॉट ये चीज़ बस प्राइमल चॉ सिटी लीडर और डार्कनेस मास्टर को ही पता थी कि जो लो फैंग है वो एक नाइट लेवल का वॉरियर है और बाकी सब लोगों को थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था कि ये लो फैंग को कौन से दौरे पड़ रहे करके। स्टिल वो लोग फील कर सकते थे कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है या फिर कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही थी। जो लो फैंग था उसने शिवू विंग्स को और बोट ऑफ मेसिलियम इन दोनों को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पता नहीं इन चीज़ों को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बस एक यूनिवर्स नाइट था और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से एंग्री विंग्स के साथ बने हुए थे। लेकिन रही बात पाम यूनिवर्स की,
तो इवेंट और पाम यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन लो फैंग ने इसे काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लिया था। और इसकी सीक्रेट एंग्रेविंग्स और बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि ये सारी सीक्रेट एंग्रेविंग्स भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल की थी, तो लो फैंग को इस पाम यूनिवर्स को जस्ट टच करने के साथ ही काफ़ी कुछ फील हो गया था। एकदम से जिस बॉटम नेक के ऊपर वो काफ़ी सारे सालों से फंसा हुआ था, जहाँ से वो अटका हुआ था, वो जो बॉटम नेक था वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। और एकदम से लो फैंग को ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। तब कहीं न कहीं आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो पाम यूनिवर्स, जो कि अभी-अभी प्राइमल जॉसिडी लीडर ने लू फैंग को दिखा, इस पाम यूनिवर्स को देखने के साथ ही लू फैंग काफ़ी कुछ और अंडरस्टैंड कर जाता है। उसके जो देखने का नज़रिया था वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुका था पहले के कंपैरिजन के अंदर। इन सारी एंग्रीविंग्स को देखने के साथ वो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी कर चुका था, जिसके कारण वो फाइनली अपने बॉटम नेक को हिट कर चुका था। एकदम से जो लू फैंग होता है वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, वो प्राइमल जॉसिडी लीडर की तरफ देखता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इवन प्राइमल जॉसिडी लीडर जानते थे लू फैंग को देखते हुए कि उनका ये जो डिसाइपल है ये अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन स्टिल वो जानते थे कि ये जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि लू फैंग के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। तभी लू फैंग प्राइमल जॉसिडी लीडर से कहता है कि टीचर, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। प्राइमल जॉसिडी लीडर स्माइल करते हैं और बस उसे कहते हैं कि तुम जा सकते हो। तभी जो प्राइमल जॉसिडी लीडर होता है वो एकदम से पाम यूनिवर्स का जो एग्जॉशन था या फिर जो उन्होंने अपनी टेक्निक परफॉर्म की थी उस चीज़ को एकदम से रोक देते हैं, ताकि लो फैंग पाम यूनिवर्स के बाहर जा सके। एकदम से लो फैंग अपने सिंगल थॉट के साथ वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। लो फैंग तभी हम लोगों को उसकी गॉड कंट्री के अंदर देखने के लिए मिल सकता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंडलेस और वास्ट थी। लो फैंग की जो गॉड कंट्री थी उस वक्त उसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा तूफान आया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी गॉड कंट्री हिली हुई है। जो लो फैंग की रिमोट ओशन थी वो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी लहरों के साथ गरज रही थी, बरस रही थी। आसमान के अंदर बड़े बड़े बादल देखने के लिए मिल सकते थे, और एकदम से आसपास का जो माहौल था वो जो पहले कभी काफ़ी ज़्यादा शांत रहा करता था वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। लो फैंग की रिमोट ओशन जो थी वो ऑलरेडी 80 बिलियन किलोमीटर तक स्ट्रेच आउट हो चुकी थी। तभी एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है प्राइमल यूनिवर्स के जो ओरिजिन लॉज थे एकदम से वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, और उनके ट्रिगर्ड होते हुए एक एंडलेस ऑपरेसिव फोर्स जो होता है वो पूरी की पूरी गॉड कंट्री को घेर लेता है। और एकदम से वो जो एंडलेस रिमोट ओशन थी जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गरज रही थी वो एकदम से और भी ज़्यादा तेज़ी से गरजने लग जाती, और एकदम बहुत बड़ी बड़ी माइटी वेव्स हम लोगों को उठते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। इनसे जो बड़ी बड़ी वेव्स जो फॉर्म हो रही थी, इन्हीं बड़ी बड़ी वेव्स के बीच में हम लोगों को एक बॉडी देखने के लिए मिल सकती थी। ये और कोई नहीं, ये रिमोट ओशन बॉडी थी लो फैंग की। एकदम से जैसी लो फैंग की जो रिमोट ओशन बॉडी थी वो आसमान की तरफ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि आसमान के अंदर हम लोगों को दो ह्यूज ब्लैक वाइट कलर के वर्लपूल्स देखने के लिए मिल सकते थे। ये जो वर्लपूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहे थे, और इसके अंदर से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मियस टाइप की एनर्जी भी फील होने के लिए मिल सकती थी। ये एक इनएग्जॉस्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। लो फैंग पहले भी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो उसे पता था कि अभी उसे क्या करना है। तुरंत जो लो फैंग होता है वो अपनी पुरानी रिमोट ओशन बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो वापस से अपनी एक नई रिमोट ओशन बॉडी को जन्म देना शुरू करता है। और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके वो उतना ज़्यादा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ लो फैंग ने अपनी पुरानी रिमोट ओशन बॉडी को इसलिए भी डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि उसकी जो पुरानी रिमोट ओशन बॉडी थी वो आप जानते हो कि उसकी गॉड कंट्री के अंदर नहीं थी, वो बाहर कहीं भटक रही थी। और इस वक्त लो फैंग जल्दी से जल्दी अपनी रिमोट ओशन बॉडी को लाना चाहता था, तो उसने अपनी रिमोट ओशन बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी रिमोट ओशन बॉडी उसकी गॉड कंट्री के अंदर आ सके और ब्रेक थ्रू कर सके। न्यू बॉडी फॉर्म करने के बाद वापस से जो लो फैंग होता है वो आसमान की तरफ देखता है और दो उन ह्यूज वर्लपूल्स को देखता है जिनका जो डायमीटर था वो लगभग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक का था। और ये जो वर्लपूल थे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे पहले वाले वर्लपूल से, जब लो फैंग ने यूनिवर्स नाइट लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू किया था, क्योंकि तब लगभग 5 कलर वर्लपूल्स अपीयर हुए थे। मतलब जो वर्लपूल थे वो सतरंगी कलर्स के थे, लेकिन इस बार ये जो वर्लपूल है ये 2 ही कलर के है, ब्लैक एंड वाइट। एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो दूसरा काफ़ी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब एक ब्लैक कलर का था और एक वाइट कलर का था। और आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा लार्ज ब्लैक कलर का वर्लपूल था, और उसी ब्लैक वर्लपूल के अंदर बीच में उन लोगों को एक वाइट वर्लपूल देखने के लिए मिल सकता था, और उसी वाइट वर्लपूल के अंदर वापस से एक ब्लैक वाला और वापस से एक वाइट वाला, ब्लैक वाइट ऐसे ही करके कुछ तो भी अजीब सा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका था। लेकिन ये जो वर्लपूल था इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव फोर्स निकल रहा था, वो एक पैसेज वे क्रिएट कर रहा था सेंटर ऑफ वर्लपूल के अंदर, जो कि एक लिंक बना रहा था यूनिवर्स लॉ ओशन और लो फैंग की गॉड कंट्री के अंदर। तभी एकदम से लो फैंग को फील होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। लो फैंग को सडनली रियलाइज़ होता है कि ये वो मोमेंट है जब उसे काफ़ी सारी गोल्डली पावर्स को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना है।
लू फेंग जानता था कि उसकी जो एंडलेस रिमोट ओशन बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, और अगर वो उसको और ज़्यादा बड़ा करना चाहता है तो उसे बड़ा करने के लिए उसे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और इस चीज़ को बड़ा करने का और कोई दूसरा मतलब रास्ता ही नहीं था। और इस वक्त लू फेंग के सामने एंडलेस अमाउंट ऑफ पावर्स थी और एंडलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी थी। इवन एक यूनिवर्स मास्टर अगर अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले तो जिस अमाउंट के अंदर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करेगा, आउटबर्स्ट करेगा, उससे डबल अमाउंट के अंदर लू फेंग अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता था इस एंडलेस रिमोट ओशन से। तो आप सोच ही सकते हो कि ये जो रिमोट ओशन है ये और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था, और यही काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसके कारण लू फेंग का जो एंडलेस रिमोट ओशन का जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था उसके इनिशियल स्टेज ग्रोथ फेज के अंदर, जहाँ पे उसको अपने डायमीटर 10 बिलियन से लेके 20 बिलियन तक एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगा था। लेकिन उसके बाद एकदम से उसका जो 20 बिलियन से 80 बिलियन तक का किलोमीटर तक का जो डायमीटर है वो एकदम से बढ़ चुका था। लेकिन स्टिल 80 बिलियन से आगे तक उसका और डायमीटर बढ़ने के लिए डेफिनेटली इसको और भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। गाइस यही तरीका था, और इसी तरीके से जो 9 रिमोटनेस मास्टर थे उन्होंने मैसिव 9 रिमोटनेस ओशन को क्रिएट किया था। लू फेंग इस वक्त यूनिवर्स मास्टर बनने वाला था, और उसकी जो रिमोट ओशन बॉडी थी वो 9 रिमोटनेस ओशन बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली थी। लेकिन इस वक्त जो लू फेंग था उसके पास ये जो गोल्डी पावर थी जो कि अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर थी, इसको सॉल्व करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था। मतलब काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर थी लेकिन बस लिमिटेड टाइम था, तो इस टाइम को लू फेंग बर्बाद नहीं करना चाहता था और वो जल्दी जल्दी इस गोल्डी पावर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग के एंडलेस रिमोट ओशन बॉडी के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा बाउंडर उठता हुआ देखने के लिए मिलता, और ये जो बड़ा सा बाउंडर था इस बड़े से बाउंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सक्शन फोर्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर जो पावर था वो सक आउट कर रहा था उस ब्लैक होल के अंदर से। लू फेंग अपने विल पावर का भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो अपनी इस रिमोट ओशन एंडलेस बॉडी को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर पावर को ऑब्जर्व कर सके। इस वक्त लू फेंग काफ़ी ज़्यादा क्रेजी मैनर के अंदर पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, और उसकी बॉडी के अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इमीडिएटली और काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट के अंदर हो रहा था। लू फेंग की गोल्डी बॉडी जो कि 10,000 टाइम लाइफ जीन लेवल के ऊपर थी, नाइट लेवल के ऊपर, वो एकदम से 100 टाइम्स बढ़ जाती है और वो अभी 10,100 टाइम्स हो चुकी थी। और साथ ही साथ इन्हीं सब चीज़ों के अंदर लू फेंग ने एक चीज़ ये भी नोटिस की थी, क्योंकि जो उसकी विल पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी जिसके कारण उसको काफ़ी सारे और बेनिफिट्स मिल रहे थे। वो अपनी रिमोट ओशन बॉडी को और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था और ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर पा रहा था। उसी टाइम के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो 2 ब्लैक होल्स थे वो एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो जो प्राइमल यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना था लू फेंग की गोल्डी वर्ल्ड का वो भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर मिलती है जिसको वो एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद एकदम से आसपास का जितना भी सीन था वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जितने भी तूफान, आंधी वगैरह जो कुछ भी आया था वो पहले की तरह एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस वक्त जो लू फेंग की रिमोट ओशन की ग्रोइंग कैपेसिटी थी वो 15% से इंक्रीज हो चुकी थी पहले की कंपेरिजन के अंदर। इसके बाद लू फेंग अपनी एक न्यू रिमोट ओशन बॉडी ब्रीड करता है जो कि किसी भी नॉर्मल यूनिवर्स मास्टर के कंपेरिजन के अंदर 1000 टाइम ज़्यादा जीन लेवल की थी। उसी टाइम के अंदर हम लोग को 3 लाइट की बीम्स देखने के लिए मिल सकती थी। ये जो 3 लाइट की बीम्स थी ये 3 गोल्डी बॉडीज थी। ये 3 गोल्डी बॉडीज अर्थलिंग बॉडी, गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और मोशा बॉडी थी। सडनली ये लू फेंग की वो जो बड़ा सा रिमोट ओशन था उसके ऊपर जाके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद एकदम से रिमोट ओशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर पावर्स निकलती है जो कि इन तीनों बॉडीज़ को एनवेलप कर लेती है, और एकदम से इन लोगों की जो गोल्डी पावर थी वो 100 टाइम से लगभग बढ़ते बढ़ते 10,000 टाइम्स तक पहुंच जाती है, जो कि 10,000 टाइम्स यूनिवर्स मास्टर लाइफ जीन लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो लू फेंग की जो मोशा बॉडी थी वो गोल्डी पावर के टर्म्स के अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो पहले लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी थी उसके कंपैरिजन के लेवल की हो चुकी थी, और जो लू फेंग की ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से फाइटिंग स्पिरिट से भरी हुई थी। इस वक्त लू फेंग की जो ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी और साथ ही साथ उसकी बॉडीज़ के अंदर जितने भी बाकी के पैनिकल लेवल के ट्रू ट्रेडर्स थे उन सब चीज़ों के साथ वो आराम से अपनी जो कॉम्पैक्ट पावर था वो लगभग 6 टायर टॉप लेवल तक अपना जो अटैक था वो रिलीज़ कर सकता था।
जो प्राइमल सिटी लीडर है उनको ऐसा कोई अटैक परफॉर्म करने के लिए पाम यूनिवर्स जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, और वैसे टाइप के अटैक लू फेंग नॉर्मल अपनी बॉडी के साथ ही रिलीज़ कर सकता था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रेक थ्रू के बाद लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वन थॉट जो लू फेंग की मूशा बॉडी थी वो भी ब्लड गोस्ट ब्लेड के साथ आराम से टॉप टायर लेवल 6 तक का पावर आउटबर्स्ट रिलीज कर सकते थे। इसी के बाद लू फेंग की जो चारों की चारों बॉडी होती है वो लू फेंग की गॉड कंट्री के एकदम कोर रीजन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम लोगों को एक पब्लिक स्क्वायर देखने के लिए मिल सकता था। इस स्क्वायर के ऊपर लू फेंग की चारों बॉडी खड़ी हुई थी। तभी लू फेंग अपनी मूशा बॉडी की तरफ देखता है और सोचता है कि जो उसकी मूशा बॉडी है वो पहले बस 100 टाइम लाइफ जीन लेवल तक की थी और वो उसको और एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है तो वो आराम से अपनी मूशा बॉडी के लाइफ जीन लेवल को 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स तक एक्सटेंड कर सकता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो भी उसको मटेरियल लगेंगे वो सब ऑलरेडी लू फेंग पहले ही गैदर कर चुका था। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा जो लू फेंग की मूशा बॉडी है वो फ्लैश एंड ब्लड लाइफ फॉर्म नहीं है, तो डेफिनेटली वो 9 वॉल्यूम मैनुअल्स को कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका जो लाइफ जीन लेवल था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था। अभी जो लू फेंग था वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो डेफिनेटली उसका जो लाइफ जीन लेवल था वो पहले के कंपेरिजन के अंदर बढ़ने वाला था। एक बार उसकी मूशा बॉडी अपग्रेड हो जाए उसके बाद अगली जो चीज़ लू फेंग को अपग्रेड करनी थी वो थी उसकी गॉड कंट्री। डेफिनेटली जब उसकी गॉड कंट्री ब्रेक थ्रू अचीव करेगी तो पहले की कंपैरिजन के अंदर और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी, और डेफिनेटली उसका जो साइज़ वगैरह है वो तो ट्रांसफॉर्म होगा ही और काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ही। लू फेंग देख सकता था कि जो उसकी गॉड कंट्री है वो स्लोली ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी गॉड कंट्री का स्ट्रक्चर, जो कि पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुका था और लगभग अपनी अल्टीमेट लिमिट को भी हिट कर चुका था। लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा था, वही बाहर ह्यूमन टेरिटरी के प्राइमल सीक्रेट रीजन के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो फ्रीडम अलायंस था वो लगातार जो ह्यूमन अलायंसेज है या फिर जो प्राइमल चॉसिटी लीडर और बाकी सब लोग हैं उन लोगों को धमकी देते जा रहा था। उनको लू फेंग की एशियन सिविलाइजेशन का ट्रेजर चाहिए था, वो लोग बार बार बोल रहे थे कि उनको अपना ट्रेजर चाहिए, और वो डेफिनेटली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त प्राइमल चॉसिटी लीडर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुके थे, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ये सारा जो ट्रेजर है जो कुछ भी था वो सारा ट्रेजर लू फेंग का था, और इन सारे ट्रेजर को देने के बारे में वो लोग सोच भी कैसे सकते थे। इनफैक्ट उनकी मजबूरी थी, लेकिन स्टिल ये लोग और भी ज़्यादा लालची बनते जा रहे थे। वो ऐसे कैसे एशियंट सिविलाइजेशन के उस इनहेरिटेंस को डिवाइड कर सकते थे दो हिस्सों के अंदर। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इवन थॉट प्राइमल चॉसिटी लीडर जानते थे कि जो लू फेंग है उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर्स हो जाएगी और वो पहले के कंपैरिजन के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा जब वो एक यूनिवर्स मास्टर बनेगा। और इसके अलावा लू फेंग के पास अपनी काफ़ी सारी बॉडीज़ है, और साथ ही साथ प्राइमल चॉसिटी लीडर के पास भी बॉडीज़ थी। लू फेंग की 4 बॉडी, प्राइमल चॉसिटी लीडर की बाकी की 2 से 3 बॉडीज़, और साथ ही साथ पैंगोंग मास्टर, डार्कनेस मास्टर, इन सब लोगों के साथ वो डेफिनेटली ह्यूमन किंगडम को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते थे। वो पहले की तरह वीक नहीं रहने वाला था, वो एक बार फिर से अपनी एक नई लिमिट्स को टच करने वाला था। प्राइमल चॉसिटी लीडर सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए वो डेफिनेटली अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तभी एकदम से पीछे से लू फेंग अपने टीचर को पुकारता है। सिटी लीडर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, वो पीछे देखता है, वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है ब्रेक थ्रू। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करता है। प्राइमल चॉसिटी लीडर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी कि वो जता भी नहीं सकते थे, बस वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टेबल टाइप से खड़े थे। फिलहाल तो पूरी की पूरी यूनिवर्स ओशन के अंदर इवन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी लू फेंग से ज़्यादा पावर को विल्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो लू फेंग था उसकी जो मूशा बॉडी थी वो ऑलरेडी 3000 टाइम्स जीन लेवल तक पहुंच चुकी थी और वो 10,000 किलोमीटर्स तक लंबी चौड़ी थी। ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था लू फेंग की मूशा बॉडी को कि वो परफेक्ट लेवल जीन लेवल तक पहुंच सके। इस वक्त लू फेंग की जो मूशा बॉडी थी उसको काफ़ी सारी प्रीशियस वैल्यूएबल्स की ज़रूरत थी अपने जीन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मूशा बॉडी इकलौती लू फेंग की ऐसी बॉडी है जो जिसकी जीन लेवल बढ़ना लगभग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो कुछ भी हो, लू फेंग की जो मूशा बॉडी थी वो पहले बस 100 टाइम जीन लेवल के ऊपर थी वो, और अभी वो 3000 टाइम्स को हिट कर चुकी है। ऑलरेडी लू फेंग की मूशा बॉडी पहले के कंपैरिजन के अंदर इंक्रेडिबली पावरफुल हो चुकी है। और फिलहाल लू फेंग की जो रिमोट ओशन बॉडी है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, क्योंकि वो 1000 टाइम्स लाइफ जीन लेवल के ऊपर है, लेकिन स्टिल वो बाकी सारी बॉडी के कंपैरिजन के अंदर ठीक ठाक ही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर अपनी पावर्स को एक्सपोज कर सकती है।
तरीके से देखा जाए तो लू फेंग की जितनी भी बॉडीज़ है वो सारी टॉप टायर लेवल 6 तक की पावर्स को रिलीज़ कर सकते हैं ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। लू फेंग जब अपनी डुओंग मी टेक्निक को यूज़ करेगा तब वो और भी ज़्यादा पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। प्राइमल चॉसी डीलर इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद सच्ची में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं और वो कहते हैं सच्ची में वंडरफुल लू फेंग, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा गुना आगे निकल चुके हो और डेफिनेटली तुम हर बार ये चीज़ करके दिखाते हो, तुम हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हो। तभी लो फेंग स्माइल करता है और अपने टीचर की तरफ देखते हुए कहता है, टीचर मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, आप अपकमिंग फाइनल वॉर के बारे में ही चिंता कर रहे हो, है ना। प्राइमल चॉसी डीलर एक लंबी सांस लेते हैं और फिर शांत हो जाता है। वो कहता है कि मैं कैसे वरीड ना हूँ, आखिर पूरा का पूरा जो फ्रीडम अलायंस है वो हमको पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और तुम जानते हो कि जब यूनिवर्स की 80% पावर सब एक साथ मिल जाएंगी, इवन थॉट तुम भी कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है इस वॉर से गुजरने के लिए। इस वक्त एंसिस्टर गॉड स्कूल, स्पेस पीस अलायंस और जितने भी लोन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है वो सब लोग हमारे पास आ चुके हैं, वो सब तुम्हारे एशियन सिविलाइजेशन को चाहते हैं। लू फेंग अपने टीचर से पूछता है, टीचर आप क्या करना चाहते हो। प्राइमल चॉसिटी लीडर कहते हैं कि अगर हम उन्हें वो सारा इनहेरिटेंस दे दे तो क्या मतलब रह जाएगा करके, इतनी मेहनत, तुम्हारी इतनी मेहनत, ये एक डेफिनेटली एक लक बाई चांस था जिसके थ्रू तुम्हें ये सारा एशियन सिविलाइजेशन का इनहेरिटेंस मिला है और अगर तुम इसी तरीके से ये एशियन सिविलाइजेशन का इनहेरिटेंस उनके अंदर बांट दो तो क्या ही मतलब रह जाएगा करके, वो लोग भी हमारी तरह ही आगे जाके ग्रो कर जाएंगे और डेफिनेटली अगर आज उन्होंने हमें नहीं मारा तो कल को डेफिनेटली वो सब लोग मिलके डेफिनेटली हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं करके। प्राइमल चॉसिटी लीडर फिर एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी तरीके से पूरी के पूरे जो हमारे एफर्ट्स है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये सारा एशियंट सिविलाइजेशन हासिल किया है इसको पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे, इसके ऊपर पानी नहीं फिरने देंगे। अगर उन्होंने हमारे ह्यूमन टेरिटरीज़ के ऊपर अटैक किया तो डेफिनेटली हम बोट ऑफ मेसलियम को यूज़ करते हुए उन लोगों की टेरिटरीज़ को भी बर्बाद कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी तरीके से अपना इनहेरिटेंस उनको नहीं देने वाले। तभी लो फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है और फिर कहता है, टीचर मेरे पास एक आइडिया है। तभी प्राइमल चॉसिटी लीडर स्माइल करते हैं, लू फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं आइडिया। वो कहता है, लू फेंग कहता है कि टीचर मैं पहले की कंपैरिजन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन